डायमेंशनल एनालिसिस का दूसरा यूज है कि हम वन सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब ये कन्वर्जन की क्यों जरूरत है वो हम देखते हैं कि जैसे कि कंस्ट्रक्शन लाइन में जाएंगे तो वहां पे सब फीट में बात करते हैं कि कितने फुट का है, 4x4 का, 5x5 का। हम इंजीनियरिंग ड्राइंग करेंगे तब हम एमए में बात करते हैं, मिलीमीटर में, तो अब हमें मीटर को मिलीमीटर में भी कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ऐसा कन्वर्जन हमें पता होना चाहिए क्योंकि सिचुएशन के अनुसार हमें जो मेजरमेंट की सिस्टम है वो भी अलग अलग होती है, ठीक है। पर ये फंडामेंटल क्वांटिटी के जो यूनिट कन्वर्जन होते हैं वो बहुत इजी होता है, डायरेक्ट वन स्टेप में होता है, तो उनका यूनिट कन्वर्जन हमें इजीली याद रख सकते हैं। पर जो बड़ी डिराइव्ड क्वांटिटी है कि जिसमें 2-3 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, उनका जब यूनिट कन्वर्जन करना हो तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उनका यूनिट कन्वर्जन हम डायमेंशनल एनालिसिस से कैसे कर सकते हैं वो अब देखते हैं। डिराइव्ड क्वांटिटी का हमें यूनिट कन्वर्जन करना हो तो हमें एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। मैंने आपको आगे के लेक्चर में वो पढ़ाया था, क्या कि nu इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये nu में n क्या है, नंबर ऑफ रिपीटेशन, एंड u क्या है, यूनिट। मतलब मैंने बताया था ना उस वक्त कि ये लेंथ मुझे इस कैप से मेजर करनी हो तो मान लो ऐसे 20 बार मैं कैप को रिपीट कर रहा हूं तब जाके ये लेंथ मेरी मेजर हो रही हो, तो मैं क्या लिखूंगा, 20 कैप। पर मैं ये पेन से इसकी लेंथ मेजर करूंगा तो ये पेन मान लो 5 बार रिपीट हो रही है तो मैं उसकी लेंथ क्या लिखूंगा, 5 पेन। ये और ये रीडिंग सेम है, पर यहाँ पे जैसे यूनिट चेंज होता है वैसे ये रिपीटेशन जो नंबर है वो भी चेंज होता है। पेन बड़ा यूनिट है इसलिए रिपीटेशन कम हुआ, कैप छोटा यूनिट था इसलिए रिपीटेशन ज्यादा हुआ। वैसे देखे तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, दोनों एक ही बात है ना, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। पर मेरे पास मीटर स्केल होगी, 1 मीटर लंबी स्केल होगी, तो एक ही बार में मैं वो नाप लूंगा। मान लो इसकी लेंथ, रेक्टेंगल की लेंथ 5 मीटर थी, मेरे पास मीटर स्केल है, ठीक है, मीटर स्केल 1 मीटर लंबी, और मुझे इसकी लेंथ मापनी हो तो मैं क्या करूंगा, 5 बार मीटर स्केल रखूंगा और मुझे लेंथ मिल जाएगी 5 मीटर। पर मान लो मेरे पास 1 सेंटीमीटर जितनी स्केल है, 1 सेंटीमीटर जितनी छोटी स्केल है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 500 बार ऐसे रिपीट करना पड़ेगा तब जाके मुझे मिलेगा। पर लेंथ तो उतनी ही रहेगी, तो 5 मीटर इज इक्वल टू मैं 500 सेंटीमीटर लिख सकता हूं। तो देखो ये रिपीटेशन है मीटर के लिए, मैं इसको n1 कह देता हूं, ये जो मीटर यूनिट है उसको u1 कह देता हूं। ये 500 बार रिपीटेशन जो हुआ वो सेंटीमीटर स्केल के लिए था, छोटा, तो उसको मैं n2 कह देता हूं, और ये जो सेंटीमीटर है ना उसको मैं u2 कह देता हूं। तो आप देखो यहाँ पे n1 एंड n2 की वैल्यू चेंज हुई, पर ये जो प्रोडक्ट है n1u1 और n2u2 वो हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि लेंथ तो वेरी नहीं करती। यूनिट जैसे चेंज होता है वैसे नंबर ऑफ रिपीटेशन अलग होते हैं, बढ़ते या कम होते हैं, पर उन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा क्या होता है, सेम होता है। हम यही कॉन्सेप्ट का यूज करके डायमेंशनल एनालिसिस से यूनिट कन्वर्जन कैसे होता है डिराइव्ड क्वांटिटी का वो देखते हैं। अब हम डायरेक्ट एक एग्जांपल देखते हैं, 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी डाइन, ओके। अब हमें फाइंड करना है कि यहाँ पे कितना आएगा। मैंने क्या किया, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लेता हूं क्योंकि जेडब्ल्यू मेन एडवांस में हमें क्वेश्चन से ही कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। न्यूटन है वो एसआई सिस्टम का है, मतलब सब स्टैंडर्ड यूनिट है, मीटर, किलोग्राम, वो सब स्टैंडर्ड यूनिट वाला ये न्यूटन है, ठीक है। और ये जो डाइन है वो सीजीएस सिस्टम का है, सीजीएस। सीजीएस सिस्टम मतलब क्या था, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। मुझे 1 न्यूटन का डाइन में कन्वर्जन करना है तो मैं क्या करूंगा, मैंने बताया था कि आपको n1u1 इज इक्वल टू n2u2 वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, तो मैं पहले लिख दूंगा n1u1 इज इक्वल टू n2u2। उसके बाद क्या करना है कि स्टैंडर्ड यूनिट और उसके बाद सीजीएस के यूनिट हम लिख देंगे। एसआई यूनिट में 1 मीटर होता है, 1 केजी होता है एंड 1 सेकेंड होता है, और सीजीएस में क्या होता है, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। सीजीएस में ये यूज होता है, हमें पता चल गया, ठीक है। हमें ये भी पता होना चाहिए कि 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर्स, 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम एंड 1 सेकेंड तो 1 सेकेंड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखना ध्यान से, n1u1 इज इक्वल टू n2u2। यहां पे ये न्यूटन, ये डाइन, मुझे कितने न्यूटन के लिए निकालना है, 1 न्यूटन के लिए निकालना है। तो यहाँ पे n1 कितना मैं लिख दूं, 1, ठीक है। 1 इंटू u1 इज इक्वल टू n2
U2, मुझे ये N2 फाइंड करना है। पहला स्टेप क्या है, अब न्यूटन मतलब फोर्स का ये यूनिट है, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, हमने कल पढ़ा था mlt-2। यहाँ पे दोनों की पावर 1 1 है, पर पावर 1 है इसलिए मैं लिख नहीं रहा, ठीक है। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है mlt-2। तो मैं दोनों जगह पे ये डायमेंशनल फॉर्मूला लिख देता हूं, पर हमें याद रखना है कि कौन सा किसके लिए है। ठीक है, डाइन की जगह भी लिख दिया और ये न्यूटन की जगह पर भी लिख दिया। m मतलब मास, केजी में मेजर होता है, l मतलब लेंथ, मीटर में मेजर होता है, और t मतलब टाइम, सेकंड। ओके, ये 1 इंटू है, 1 इंटू ना लिखे तब भी चलता है। मैं यहाँ पे m मतलब केजी, यहां पर मैं स्टैंडर्ड लिख दूंगा। न्यूटन के लिए जो जो स्टैंडर्ड यूनिट है मैं वो लिख दूंगा 1 के लिए, ठीक है। मास तो मैं लिख दूंगा 1 केजी, ये लेंथ मैं लिख दूंगा 1 मीटर, और ये टाइम 1 सेकेंड रेज़ टू -2 इज इक्वल टू, अब मैं डाइन के लिए लिख रहा हूं, ये N2 तो हमें फाइंड करना है। m कितना है, मतलब इसके लिए मास किस में मेजर होता है, 1 ग्राम, l 1 सेंटीमीटर, और टाइम उसमें भी सेकेंड है, पर यहाँ पावर -2 है, मैं -2 लिख देता हूं। इतना कर दिया हमने। अब हमें क्या करना होगा, किसी भी एक तरफ के यूनिट को दूसरे तरफ के यूनिट में कन्वर्ट कर देना होगा। तो मैं क्या करता हूं, इस तरफ के जो किलोग्राम है उसको मैं ग्राम में कन्वर्ट कर देता हूं, ये जो मीटर है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देता हूं, और सेकंड तो दोनों तरफ सेकंड है इसलिए सेकंड को सेकंड ही रहने देता हूं, ठीक है। तो मैं यहाँ 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, एंड ये 1 सेकंड तो 1 सेकंड ही रहेगा, रेज़ टू -2 इज इक्वल टू N2। ये तो वैसे का वैसा ही रहेगा क्योंकि एक तरफ की यूनिट को हमें कन्वर्ट करना है। अब देखो, मैं दोनों तरफ से ग्राम ग्राम कैंसिल कर सकता हूँ, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल कर सकता हूँ, और ये पूरी चीज दोनों तरफ से मैं पूरी चीज को कैंसिल कर सकता हूँ, ठीक है, काट सकता हूँ। तो मेरे पास यहाँ बचा क्या, 1000 इंटू 100 और सब कट गया इज इक्वल टू N2। तो मेरा N2 कितना आया, 10⁵ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, ठीक है। SI यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट में 1 न्यूटन मतलब न्यूटन यूज होता है, सीजीएस सिस्टम में डाइन यूज होता है। तो हमें यूनिट कन्वर्जन करना था, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन आ गया। कैसे किया हमने, पहले SI यूनिट में कौन से यूनिट होते हैं वो लिख दिए, सीजीएस में कौन से यूनिट होते हैं वो लिख दिए, फिर फोर्स का मैं डायमेंशनल, ये न्यूटन फोर्स का था यूनिट, तो मैं फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो हमने तो कल ढूंढ रखा था वो, और हमें ना याद हो तो हम वापस से ढूंढ सकते हैं। कैसे ढूंढना है वो भी आपको ना पता हो तो हमारे पिछले वीडियो में देख लेना, ठीक है। फिर ये वाला कॉन्सेप्ट जो स्टार्टिंग में बताया था मेजरमेंट प्रोसेस में, वो लगाया N1U1 इज इक्वल टू N2U2। यहाँ रिपीटेशन एक ही बार है, मुझे 1 न्यूटन के लिए फाइंड करना है, तो मैंने 1 लिखा था, U1 मतलब न्यूटन था, N2 मुझे फाइंड करना था कि कितनी बार मुझे डाइन रिपीट करना पड़ेगा। 1 न्यूटन, मान लो कोई ऐसी स्केल थी जिससे मुझे 1 न्यूटन बड़ी स्केल थी, मान लो, ऐसा समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि 1 न्यूटन बड़ी स्केल थी, तो मैंने एक बार रखी तो मेरा मेजर हो गया। तो डाइन जितनी स्केल होगी तो मुझे 10⁵ टाइम रखनी होगी, तब जाके उतना मेजरमेंट मुझे मिलेगा। ये चीज ये बता रहा है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला रखे, m मतलब मास, l मतलब लेंथ, और t मतलब सेकेंड मतलब टाइम। अब ये मास की जगह जो स्टैंडर्ड SI, ये न्यूटन किस में था, SI में था, तो मैंने SI के लिए रखा केजी, मीटर एंड सेकेंड। इस तरफ ये सीजीएस सिस्टम के लिए mlt-2 था, तो मैंने सीजीएस के रखे ग्राम, सेंटीमीटर एंड सेकेंड। मैंने इस तरफ के सारे यूनिट को इस वाले यूनिट में कन्वर्ट किए, 1 केजी 1000 ग्राम, ग्राम ग्राम लाना था मुझे क्योंकि मैं उसको कैंसिल कर सकूं इसलिए, ठीक है। मीटर को सेंटीमीटर में और सेकंड को तो सेकंड में ही रखा क्योंकि उस तरफ भी सेकंड था। फिर मैंने काट दिया क्योंकि दोनों तरफ सेम है, तो मैं ग्राम ग्राम को ऐसे कैंसिल कर दिया। तो मुझे N2 कितना मिला, 1000 into 100 means N2 is equal to 10⁵, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो मुझे यूनिट कन्वर्जन मिल गया कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। ओके, इजी है ना। अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी अर्थ, ठीक है। ये जूल है वो वर्क डन का यूनिट है, और ये SI यूनिट है, मतलब
केजी, मीटर और सेकंड से बना हुआ ये यूनिट है। और जो अर्ग है वो सीजीएस सिस्टम का यूनिट है। सीजीएस सिस्टम मतलब सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। मुझे जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, वो कॉन्सेप्ट N1U1 इज इक्वल टू N2U2 हम इससे सॉल्व करेंगे यूनिट कन्वर्जन, ठीक है। फिर क्या करते हैं, एसआई यूनिट में कौन से आते हैं और सीजीएस में कौन से आते हैं वो लिख देते हैं। एसआई में यूज होता है मीटर, उसके बाद आता है किलोग्राम और उसके बाद आता है सेकंड। पर सीजीएस में मीटर नहीं यूज होता, सेंटीमीटर यूज होता है। यहाँ पे ग्राम यूज होता है और ये सेकंड का तो सेकंड ही रहता है, ठीक है। अब ये जूल वर्क का यूनिट है, ठीक है। और वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, mL2T-2। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, mL2T-2। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, मतलब ये यहाँ पे कितना आएगा वो अब हम देखते हैं। कितने जूल के लिए हमें निकालना है, 1 जूल के लिए निकालना है। मतलब ये रिपीटेशन फॉर जूल कितना होगा, 1। फिर क्या करें, हम ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला है ना वो हम यहाँ पे लिख देते हैं mL2T-2। पर ये डायमेंशनल फॉर्मूला हमने जूल एसआई यूनिट के लिए लिखा है, ठीक है। इज इक्वल टू N2 तो हमें फाइंड करना है। और अब अर्ग के लिए हम ये लिख देते हैं mL2T-2। ये एसआई यूनिट है और ये सीजीएस सिस्टम है। ये m मतलब मास, l मतलब लेंथ और t मतलब टाइम। तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करते हैं। एसआई यूनिट के लिए, एसआई यूनिट में मास के लिए क्या होता है, केजी, 1 केजी। ये लेंथ, एसआई में लेंथ के लिए क्या होता है, मीटर, तो 1 मीटर स्क्वायर। टाइम के लिए सेकेंड इज इक्वल टू N2। सीजीएस में क्या होता है, मास, ग्राम होता है, ठीक है। लेंथ 1 सेंटीमीटर एंड टाइम तो 1 सेकेंड रेज़ टू -2। किसी एक साइड का यूनिट कन्वर्ट कर दो। मैं इस साइड का कर रहा हूं, आप किसी भी साइड का कर सकते हो, पर इस साइड का करोगे तो न्यूमरेटर में सब चीज आएगी और फिर वापस आपको यहां पर ही लाना पड़ेगा, ठीक है। मैं इस साइड का कर रहा हूं, ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 1 केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो 1000 ग्राम। 1 मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 मीटर स्क्वायर है तो 1 मीटर स्क्वायर इंटू 1 मीटर स्क्वायर लिख सकता हूं ना। इसको मैं 1 मीटर इंटू 1 मीटर लिख सकता हूं। और ये मीटर का सेंटीमीटर में कन्वर्जन क्या होता है, 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। ये 1 सेकेंड रेज़ टू -2 को वैसे के वैसे रखता हूं क्योंकि वो पूरा कट जाएगा, उस तरफ भी सेम वैसा इसलिए। इज इक्वल टू N2 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेकेंड रेज़ टू -2। अब देखो आप यहां से ग्राम काट दिया, ये सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर काट दिया, ये सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर काट दिया और ये पूरा दोनों तरफ तो सेम ही है तो मैंने ये काट दिया। तो बचा क्या इस तरफ, सिर्फ 1000 इंटू ये वाला 100 इंटू ये वाला 100 इज इक्वल टू N2। तो मेरा N2 कितना मिला, 1 2 3 4 5 6 7 10 रेज़ टू N2 मिला हमें 10 रेज़ टू 7। ये हमारा हो गया यूनिट कन्वर्जन। 1 जूल मतलब 10⁻7 आर्क। ओके, इजी है ना क्वेश्चन, कुछ नहीं करना। N1U1 इज इक्वल टू N2U2 का कॉन्सेप्ट लगाना है। एसआई यूनिट में कौन से यूनिट यूज होते हैं और सीजीएस में कौन से यूनिट यूज होते हैं वो हमें पता होने चाहिए। डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता है वर्क का। यहाँ पे 1 के लिए निकाला इसलिए मैंने 1 लिखा, दोनों तरफ डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दिए। पर ये एसआई यूनिट के लिए है इसलिए मैं यहाँ पे एसआई यूनिट रखूंगा सब, और यहाँ पे सीजीएस के रखूंगा। किसी भी एक साइड का मुझे दूसरे साइड में कन्वर्ट करना है तो मैंने किलोग्राम का ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। इस तरफ देखो ग्राम में कन्वर्ट किया, मीटर का सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया देखो, और सेकंड को तो सेकंड ही रखा क्योंकि सीजीएस एंड एसआई दोनों में सेकंड ही है स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, सारे यूनिट को काट दिए क्योंकि सब यूनिट सेम थे। तो मुझे N2 मिला 10⁻7, तो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग मुझे मिल गया। अब हम देखते हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस का तीसरा यूज कौन सा है। डायमेंशनल एनालिसिस का तीसरा यूज ये है कि हम 2 या 2 से ज्यादा अलग अलग क्वांटिटीज है, ठीक है, फिजिकल अलग क्वांटिटीज है,
उसके बीच में रिलेशन हमें एस्टेब्लिश करना हो तो हम वो कैसे कर सकते हैं, वो हमें डायमेंशनल एनालिसिस से पता चलता है। चलो कि एग्जांपल से ही हम वो स्टार्ट करते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस का तीसरा यूज है कि अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के बीच में हम रिलेशन क्या है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एग्जांपल ही देखते हैं डायरेक्ट कि यहाँ पे दिया है कि फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल डिपेंड्स ऑन एम वी आर ऑफ, देखो ये m क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल, ये v क्या है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, एंड ये r उस सर्कल की रेडियस है। मतलब ये जो फोर्स है ये तीन चीजों पर डिपेंड कर रहा है। तो ये फोर्स एंड ये तीन फिजिकल क्वांटिटी है, उसके बीच का रिलेशन क्या होगा वो आप हमें फाइंड आउट करके बताओ, ऐसा इस क्वेश्चन में बताया है। ठीक है, तो हमें पर ये है, ये सब चीज क्या है, मास पे क्या डिपेंड करता है, फिजिक्स में इतना आता नहीं है, तो वो कुछ नहीं सोचना, अभी क्या जैसा जैसा बोला है वैसे करते जाना है, क्योंकि ये सारे फॉर्मूले कैसे डिपेंड होता है वो सब आगे काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे। पर अभी हमें सिर्फ रिलेशन फाइंड आउट करना है कि जो डायमेंशनल एनालिसिस से हम कैसे फाइंड कर सकते हैं वो देखते हैं। फोर्स मास पे डिपेंड कर रहा है, पर कितने प्रमाण में डिपेंड कर रहा है वो हमें नहीं पता, तो मैं मास पे कुछ पावर रख देता हूं a। फोर्स वेलोसिटी पर भी डिपेंड कर रहा है, पर कितने प्रमाण पे डिपेंड कर रहा है वो नहीं पता, तो मैं वेलोसिटी पर कुछ पावर रख देता हूं b। फोर्स रेडियस पर भी डिपेंड कर रहा है, पर रेडियस की 3 पावर पे डिपेंड कर रहा है या रेडियस की 2 पावर पे डिपेंड कर रहा है वो हमें अभी तक नहीं पता, तो मैं पावर रख देता हूं c। फोर्स का हमें डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, हाँ पता है, हमने बहुत बार यूज भी किया, लिख देता हूं इस तरफ mlt-2। अभी मैं डायमेंशनल फॉर्मूला की बात कर रहा हूं डायमेंशनल एनालिसिस के लिए, इसलिए मैं इज इक्वल टू लगा रहा हूं, क्योंकि कांस्टेंट होगा बीच में, देखो ये प्रोपोर्शनल का साइन हमें हटाना हो तो कुछ कांस्टेंट डालना पड़ता है, पर कांस्टेंट को तो कांस्टेंट, तो वो कांस्टेंट का भी डायमेंशन नहीं है वैसा मान के हम कर रहे हैं। ठीक है, ये मास का क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला m⁴a। ये वेलोसिटी के डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है L⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻मतलब लेंथ कैलकुलेट करते हैं वो, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा क्या होगा L⁻c। mlt-2 इज इक्वल टू, सबको पावर अंदर दे देता हूं, m⁴a L⁻b t⁻b एंड ये L⁻c। अब इनका मल्टीप्लिकेशन कर देता हूं, तो mlt-2 इज इक्वल टू m⁴a L⁻b प्लस c, ये L⁻b इंटू L⁻c बन जाएगा L⁻b प्लस c, ये t⁻b तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, कंपैरिजन करूंगा, यहाँ m की पावर 1 है और l की पावर भी 1 है, कुछ लिखा नहीं है मतलब पावर 1 है, तो ये m⁻a और m⁻1 बाय कंपैरिजन में पता चल जाएगा कि a इज इक्वल टू 1। फिर इसका करता हूं, यहाँ t की पावर -2 है, यहाँ t की पावर -b है, तो कंपैरिजन बाय कंपैरिजन में पता चल जाएगा कि -2 इज इक्वल टू -b, सो b इज इक्वल टू 2। अब हम तीसरी कंपैरिजन करता हूं कि लेंथ की यहाँ पावर 1 है और यहाँ पे लेंथ की पावर b प्लस c है, तो 1 इज इक्वल टू b प्लस c। b की वैल्यू हमें पता है 2 है, तो 1 इज इक्वल टू 2 प्लस c, तो c कितना आया -1। तो हमें देखो a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया। अब हम ये सारी वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो क्या आएगा m⁻2 m⁻a मतलब 1, तो m की पावर 1, पावर ना लिखूंगा तो चलेगा क्योंकि 1 पावर हो तो ना लिखे तो तब भी चलता है, v⁻b, b कितना है 2 है मतलब v², और r⁻c, c कितना है -1, तो r⁻−1, माइनस पावर है नीचे ले जाएंगे तो प्लस पावर हो जाएगी, तो f⁻m⁻v²/r, हमें ये रिलेशन मिल गया। अब हम बोल सकते हैं कि f मास के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, v के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है और r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो हमें स्टार्टिंग जब किया था ना, ये क्वेश्चन पढ़ा था, तब ये m, v और r का फोर्स के साथ कैसा रिलेशन होगा वो नहीं पता था, पर डायमेंशनल एनालिसिस से जब हमने कैलकुलेट किया तब हमें एंड में पता चल गया कि फोर्स m, v और r पे कैसे डिपेंड होता है। ठीक है, अब हम आगे दूसरा एग्जांपल देखते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल है कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन
इट्स लेंथ, मतलब ये जो लेंथ होती है उस पे, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जिसको हम जी कहते थे, ठीक है, उस पे डिपेंड कर रहा है। तो ये टाइम पीरियड एंड लेंथ और जी में रिलेशन क्या होगा वो आप हमें बताओ। इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा है, ठीक है, कुछ नहीं करना हमें, यार इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे आता है, वो सब हमें कुछ नहीं जानना। हमें तो जैसा क्वेश्चन में दिया है वैसा डायमेंशनल एनालिसिस से हमें रिलेशन निकाल के दे देना है उनको, ठीक है। टाइम पीरियड टी किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे, पर कितने प्रमाण पे डिपेंड कर रहा है वो नहीं पता, तो मैं उसकी पावर कुछ ए रख देता हूं। दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है, ग्रेविटेशनल पे, कितने प्रमाण पे डिपेंड कर रहा है नहीं पता, तो चलो उसकी पावर बी रख देता हूं। अब ये क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, मतलब वन टाइप ऑफ एक्सेलरेशन ही है। ये टाइम पीरियड मतलब वन टाइप ऑफ टाइम ही है। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, टाइम का डायमेंशनल फार्मूला होता है t रेज़ टू 1 प्रोपोर्शनल टू, ये लेंथ है, लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है l रेज़ टू a, और ये है g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है l t-2 रेज़ टू b। ये मैं पावर को अंदर दे देता हूं, तो t रेज़ टू 1 प्रोपोर्शनल टू l रेज़ टू a, l रेज़ टू b, t रेज़ टू -2b, मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो l रेज़ टू a इंटू l रेज़ टू b, l रेज़ टू a प्लस b इंटू t रेज़ टू -2b। अब देखो, अरे भाई पर यहाँ पे l तो है ही नहीं, तो हम कैसे कंपेयर करेंगे। जब कुछ ना हो तब क्या होता है, पावर 0 होती है किसी भी चीज की। मान लो मैं लिख देता हूं कि 100 रेज़ टू 0 मतलब क्या 1, 5 रेज़ टू 0 मतलब क्या 1, तो यहाँ पे 1 तो मल्टीप्लाई में है ही, मैं इसके साथ मान लो 1 मल्टीप्लाई कर दो फिर भी t रेज़ टू 1 ही रहेगा, तो ये मैं 1 को भी लिख दे रहा हूं l रेज़ टू 0। अब हम कंपैरिजन कर सकते हैं, हाँ अब कर सकते हैं क्योंकि l आ गया। पहले मैं t का कंपैरिजन कर देता हूं, तो t रेज़ टू 1, यहाँ पे t रेज़ टू 1 है, यहाँ पे t रेज़ टू -2b है, तो 1 इज इक्वल टू -2b। ये -2 को डिनोमिनेटर में ले जा रहा हूं, तो b इज इक्वल टू -1/2, b मिल गया हमें। अब हम इसकी कंपैरिजन करवाते हैं कि a प्लस b इज इक्वल टू क्या है 0, तो a प्लस b इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू -b, और b क्या था -1/2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो a बराबर 1/2, ठीक है। a इज इक्वल टू 1/2 मिल गया और b इज इक्वल टू -1/2 मिल गया। अब इस वैल्यू को यहां पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू लेंथ की पावर a है 1/2, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की पावर कितनी आई -1/2। ये -1/2 को मैं नीचे ले जाऊंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो t प्रोपोर्शनल टू l रेज़ टू 1/2, g रेज़ टू 1/2। मैं आपको दूसरी चीज यहाँ पे सिखाता हूँ मैथ्स की, ये आपको पता होना चाहिए कि √x लिखो या x की पावर 1/2 लिखो, दोनों सेम होता है। किसी भी चीज की मैं पावर 1/2 लिख दूं, मान लो 5 की पावर मैंने 1/2 लिख दिया, उसका मतलब है √5, और मुझे √10 को ऐसी पावर में लिखना हो तो मैं क्या करूंगा 10 रेज़ टू 1/2, मतलब पावर 1/2 होना मतलब उसके ऊपर रूट है, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे जब मैं अलग प्लेलिस्ट में आप जाओगे तब उसमें मैं ये सारी चीज बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे l रेज़ टू 1/2 है, तो t प्रोपोर्शनल टू √l, और यहाँ पे g की भी पावर 1/2 है, तो √g, तो t प्रोपोर्शनल टू √l/g। ये हमें पता चल गया कि l/g का जो रेशियो है उसका भी रूट लेंगे तो वो t के प्रोपोर्शनल होगा। जब स्टार्टिंग किया था क्वेश्चन का तब हमें टाइम पीरियड, ये लेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बीच में क्या रिलेशन है वो नहीं पता था, पर डायमेंशनल एनालिसिस से हमने सॉल्व किया और हमें उसके बीच में रिलेशन क्या है वो पता चल गया, ठीक है। डायमेंशनल एनालिसिस का एक और यूज है, वो कौन सा यूज है मैं आपको आगे बताता हूं। पर देखो ये सारी चीज क्या बेसिक चीज है, जेडब्ल्यू मेन में शायद नहीं आएगी, ये बोर्ड के लिए आपको ज्यादा यूजफुल है, पर मैं अभी इसलिए पढ़ाता हूं क्योंकि आप इससे आपका मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा
कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, उसे यूनिट कैसे निकाले जाते हैं। और मान लो कभी कोई क्वेश्चन आ भी गया, जेडब्ल्यू मेन में आएगा ना, तो इतना आसान क्वेश्चन नहीं आएगा, तगड़ा क्वेश्चन पूछ लेंगे, अलग अलग क्वांटिटी देंगे और उसके बीच में हमें रिलेशन निकालने को बोलेंगे। तो हम उस वक्त कैसे निकालना है, आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप तुरंत निकाल सकते हो। ठीक है, अभी हम चौथा उसका यूज क्या है वो देखते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस का चौथा यूज है कि इसकी मदद से हमें डायमेंशनल फॉर्मूला पता चलता है और उसकी मदद से हम किसी भी फॉर्मूले की कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। मतलब कि हमको जो फॉर्मूला दिया है वो सही है या नहीं, वो हम बेसिक तौर पे चेक कर सकते हैं। जैसे कि मान लो हमें कोई फॉर्मूला दे देता है कि E = mc² और हमें पूछेगा कि बताओ ये फॉर्मूला सही है या नहीं, तो हम तो बोलेंगे अरे भाई इसके लिए तो रिसर्च करना पड़ेगा, लैब होनी चाहिए और जो रिसर्च हुई है वो हमें चेक करनी पड़ेगी, फिर जाके बता सकते हैं सही है नहीं। पर नहीं, वो बोलेगा नहीं ऐसे नहीं, डायमेंशन से हमें बता दो ना कि दोनों तरफ की क्वांटिटी सेम है कि नहीं, ऐसे बेसिक तौर पे। तो हम क्या करेंगे, पूछेंगे कि इसमें E क्या है, वो बोलेंगे एनर्जी, फिर ये M क्या है, मास, और ये C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। मतलब क्या है, वन टाइप ऑफ स्पीड है। स्पीड ऑफ लाइट को हम C से डिनोट करते हैं और वो स्पीड है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी स्पीड जैसा ही होगा। अब एनर्जी का हमें डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, हमने निकाला था पहले, mL2T-2। अब हम इस तरफ के डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं, क्या है, मास। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m, और ये स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, Lt-2। तो Lt-2 और उसकी भी पावर 2 है। पावर में अंदर दे देता हूं इसकी, तो m तो m का ऐसा ही और L⁻², T⁻, -1 होता है। हाँ, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है Lt-1। ये 2 पावर उसको दूंगा तो T-2 बना। अब मल्टीप्लाई कर दूंगा mL2T-2। हाँ, इस तरफ के भी जो डायमेंशनल फॉर्मूला आया वो एनर्जी जैसा ही है, मतलब इसके क्वांटिटी दोनों सेम है। मतलब बेसिक तौर पे हम देखें तो हाँ, ये फॉर्मूला सही है। अब इसका सिग्निफिकेंट क्या सही है वो हमें अभी चेक नहीं करना है, वो तो जब आगे आप पढ़ोगे तब देखोगे। पर हम डायमेंशनल फॉर्मूला से ये बेसिक तौर पे बता सकते हैं कि हाँ, दोनों तरफ की क्वांटिटी सेम है। ठीक है, अब हम आगे एक और एग्जांपल देखते हैं। अब मान लो हमें किसी ने ऐसा फॉर्मूला दे दिया S = UT + ½ AT। किसी ने हमको दे दिया और बोला कि चेक करके बताओ कि ये फॉर्मूला सही है या नहीं है। तो हम बोलेंगे कि रुको, हमें जितना आता है डायमेंशनल एनालिसिस से कि क्वांटिटी सब साइड की सेम है या नहीं है, वो चेक करके तो बताते ही है। ठीक है, ये S होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, L। ये U वेलोसिटी होती है और ये T टाइम। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, Lt-1, और ये टाइम का तो T। अब इसके लिए लिखते हैं, ये क्वांटिटी के लिए ये है एक्सेलरेशन, मतलब ये 1/2 का तो कोई डायमेंशन नहीं होता, ये एक्सेलरेशन, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, Lt-2, और ये टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है T। देखो Lt-1 में इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये वाले के लिए अभी सॉल्व कर रहा हूं, इसके लिए बाद में सॉल्व करता है। ये Lt-1 है तो मैं T⁻+1 करने के लिए डिनोमिनेटर में भेज दिया, और ये T था वो तो था ही, T से T कट गया, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, इस ऑल ओवर का L जो इससे मैच हो रहा है। ठीक है, तो हाँ, ये वाला भी सही है, ये वाला पद है वो अभी सही है। अब हम इस वाले के लिए चेक करते हैं, ये Lt-2 इंटू T-2 को डिनोमिनेटर में भेज देता हूं, T², ये T, एक T कट जाएगा। ठीक है, पर फिर भी एक T बच रहा है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कुछ ऐसा है इस पूरी क्वांटिटी का, Lt-1। अरे ऐसा तो नहीं चलता, यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं, देखो ऐड कर रहे हैं, और मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कभी भी किसी भी क्वांटिटी को ऐड करना हो तो वो दोनों क्वांटिटी का फिजिकल नेचर सेम होना चाहिए। पर यहाँ तो L है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, और यहाँ पे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला Lt-1 आ रहा है। मतलब कि ये फॉर्मूला आपने हमको जो फॉर्मूला दिया है वो गलत है। तो सही कब होता, तो S = UT + ½ AT²। इसके लिए हम चेक करते हैं, इसका तो हमें पता है L है डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता है L है। अब इसके लिए चेक करते हैं, ये है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, Lt-2। टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है,
t रेस टू t2, ठीक है, ये t रेस टू -2 और t2 कट जाएंगे तो बचेगा सिर्फ l। तो इस पूरी क्वांटिटी का, कंबाइंड क्वांटिटी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, l। हाँ, तो अब l इज इक्वल टू l, और l वाली क्वांटिटी मतलब लेंथ की क्वांटिटी में ही लेंथ की क्वांटिटी ऐड हो रही है, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये फॉर्मूला सही है। अब कितना सिग्निफिकेंट है, रिसर्च से ये साबित होता है या नहीं होता, वो सब बात की बात है, पर फिजिकल नेचर इन सब का सेम है, उतना हम डायमेंशनल एनालिसिस से बता सकते हैं। तो ये थे डायमेंशनल एनालिसिस और उसके यूजेस। हम क्या करते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस यहाँ पे खत्म हो जाता है, पर मैं इसके बाद भी एक वीडियो बना दूंगा जिसमें हम इसके अलग अलग 4 यूज सीखे, तो उसके ऊपर थोड़े टफ क्वेश्चन जेडब्ल्यू में कैसे आ सकता है उसके हम चर्चा करेंगे और उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, उसमें सिर्फ क्वेश्चन ही रहेंगे, ठीक है। पर यहाँ पे हमारा डायमेंशनल एनालिसिस खत्म होता है। इसके बाद मैं आपको सिग्निफिकेंट नंबर क्या है वो बता दूंगा 5-10 मिनट में, उसका छोटा सा वीडियो बना के, और उसके बाद हम वेक्टर स्टार्ट करते हैं और उसके बाद 11th के फिजिक्स हम स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू।